हेलो टिकीज। टीवाई प्रोजेक्ट्स प्लेलिस्ट में हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, यानी कि प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। अब ये डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई मटेरियल जो इंफॉर्मेशन या एविडेंस या कोई रिकॉर्डेड डाटा की तरह यूज हो सके। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं या फिर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके पहले डॉक्यूमेंटेशन इज द मस्ट, बिकॉज वो एक बेसिक स्ट्रक्चर के जैसे काम करता है। अगर आप जॉब के लिए जाएंगे तब आप देखेंगे कि वहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट रेडी करना पड़ता है ताकि आपको आगे के लिए बेसिक आइडिया मिल सके, यानी कि आप प्लान करोगे तो उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट हो सके। तो हम पहले देखते हैं कि सिलेबस में क्या दिया है टीवाई के सिलेबस में। तो ये रहा वो डॉक्यूमेंट सिलेबस का, होप सो आप सबके पास होगा। प्रोजेक्ट डिसर्टेशन सेमेस्टर 5 एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सेमेस्टर 6। Chapter 1 to 4 should be submitted in semester 5 in spiral bending. This chapter have also to be included in semester 6 as a report. तो जो semester 6 वाला पार्ट रहेगा वो एक ब्लैक बुक में होगा। इसका भी इमेजेस मैं शेयर करूंगा थोड़ी देर में वीडियो के आगे। सेमेस्टर 5 के लिए आपको स्पाइरल बेंडिंग करना पड़ता है। होप सो ये आपको पता है कि स्पाइरल बेंडिंग क्या होता है। तो हम अभी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, वाइवा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया है कि क्या ऑब्जेक्टिव है। डिस्क्राइब द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अभी ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, इसके अंदर प्लानिंग, रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, बिल्ड, डॉक्यूमेंट, टेस्ट, डिप्लॉय, मेंटेन, ऐसे ऐसे अलग अलग फेजेस रहते हैं जो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर सिस्टम डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब प्लानिंग, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए हमें प्लानिंग तो करना पड़ेगा कि कैसे वो आगे बढ़ेगा, क्या होगा, पहले हम लोग के पॉइंट्स क्या रहेंगे, क्या हमें कवर करना है इस प्रोजेक्ट में, रिक्वायरमेंट्स क्या लगने वाले हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन, एक बेसिक आइडिया चाहिए तो हमें डिज़ाइन बनाना पड़ेगा उसका। फिर बिल्ड और उसके एक डॉक्यूमेंट, इधर तक हमने कितना किया है स्टार्ट टू एंड, उसके एक डॉक्यूमेंट बनाने। नेक्स्ट टेस्टिंग करेंगे, टेस्ट अगर सक्सेसफुल है तो उसके बाद डिप्लॉय करेंगे और फिर डिप्लॉय होने के बाद इसे हमें मेंटेन करना है। अब ये टीवाई प्रोजेक्ट के लिए ये सब आपको नहीं चाहिए, मतलब इतना सब कुछ तो नहीं करना है। सेमेस्टर 5 में आपको प्लान करना है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है, डिज़ाइन करना है और बस डिज़ाइन तक ही करना है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में इतना बताना है। और जो बिल्ड रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन, वो सेमेस्टर 6 में रहेगा। ओके, तो ये है complete a problem definition, evaluate a problem definition, determine how to collect information to determine requirements. ये सब ऑब्जेक्टिव्स है जिसे आपको पढ़ना चाहिए। शेड्यूल प्रोजेक्ट्स यूजिंग बोथ गैंट एंड पर्ट चार्ट्स। देखिए, शेड्यूलिंग अगर करना है तो आपको दोनों में से कोई एक भी यूज कर सकते हो, गैंट चार्ट या फिर पर्ट चार्ट। परफॉर्म कोडिंग फॉर द प्रोजेक्ट, ओके, जनरेट वेरियस रिपोर्ट्स। टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, अभी प्रोजेक्ट का टाइप कैसा रहना चाहिए। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो या फिर डेवलपमेंट के लिए हो या फिर रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हो जिसका कोई यूज होना चाहिए। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अ स्टूडेंट टू वर्क ऑन अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट। ऐसा जरूरी नहीं कि हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करें। ऐसा छोटा मोटा प्रोजेक्ट्स जो आपने जितना 3 साल में सीखा है, 3 या 2 साल में, उसको एक बेसिक आइडिया उसमें इंप्लीमेंट कर सके। अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल इज मैंडेटरी। हाँ, ये आपके जो सब कोऑर्डिनेटर रहेंगे या फिर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेंगे, एचओडी, वो इसको अप्रूव करना चाहिए प्रोजेक्ट को, या फिर आपके जो टीचर रहेंगे। इफ अप्रूव्ड, द स्टूडेंट कैन कमेंस वर्किंग ऑन इट एंड कंप्लीट इट। आपके सब्जेक्ट टीचर रहेंगे जो भी। यूज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। हाँ, ये तो जरूरी है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर एंड ब्रॉड एरियाज ऑफ एप्लीकेशन। तो आप क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए।
आपका बेसिक फ्रंट एंड या फिर GUI टूल्स हो सकता है, नेट टेक्नोलॉजी, जावा, DBMS या फिर बैकएंड होगा, ओरेकल, SQL प्लस, MySQL, SQL सर्वर। लैंग्वेजेस में आप C, C++, जावा, VC++, C#, R, पाइथन। लैंग्वेज में आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हो तो जैसे कि हमने पहले पार्ट 1 में देखा था कि एंड्रॉयड के लिए जावा कॉटलिन यूज हो सकता है, तो आप के कॉलेज में अगर कॉटलिन अलाउड है तो आप कॉटलिन यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में PHP, JSP, शेल स्क्रिप्ट्स, यूनिक्स, TCL, TK। .NET प्लेटफॉर्म में अगर ले रहे तो हम F#, C#.NET, Visual C#.NET, ASP.NET। मिडलवेयर कंपोनेंट टेक्नोलॉजीज में COM, DCOM, Active-X, EJB। यूनिक्स इंटरनल्स में डिवाइस ड्राइवर्स, RPG थ्रेड्स, सॉकेट प्रोग्रामिंग। नेटवर्क वायरलेस टेक्नोलॉजीज में कुछ नहीं दिया है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एम्बेडेड स्किल्स के अंदर लिनक्स, रास्पबेरी पाई, आर्डिनो 8051, यानी ये आपके IoT बेस में आ सकता है। एप्लीकेशन एरियाज में देखेंगे कि फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट, इंट्रानेट, कंप्यूटर नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स, ERP, MRP, TCP/IP प्रोग्रामिंग, राउटिंग प्रोटोकॉल्स प्रोग्रामिंग, सॉकेट प्रोग्रामिंग। ये इसके एप्लीकेशन होने चाहिए कोई भी आप जो प्रोजेक्ट लोगे, ठीक है। इससे भी कोई अगर एप्लीकेशन है तो वो भी चलता है, ऐसा नहीं है कि यही आपको कवर करने के हैं अपने प्रोजेक्ट में। पहले ही डॉक्यूमेंट इधर इंट्रोडक्शन दिया है, उसको आप कर सकते हैं। याद रखिएगा जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे या फिर डॉक्यूमेंट स्टार्ट करोगे तो जो सिलेबस का लास्ट के पेजेस है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ इस सिलेबस का। अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टॉल कीजिए, उसमें ये सब डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। सिलेबस के डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो पेज नंबर 62 से स्टार्ट होकर 93 तक ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे आप रीड करना चाहिए, रीड करिएगा प्लीज। नेक्स्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या चाहिए? टाइटल पेज, मेन आपका टाइटल पेज रहेगा। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द अप्रूव्ड प्रो फॉर्मा ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेटेड वर्क, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ फिगर्स। फिर चैप्टर 1 रहेगा इंट्रोडक्शन, जिसमें अंदर रहेगा बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस, स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, अचीवमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिपोर्ट। फिर चैप्टर 2 होगा सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजीज, सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजीज। चैप्टर 3 होगा रिक्वायरमेंट्स एंड एनालिसिस, इसके अंदर प्रॉब्लम डेफिनेशन, requirement specification, planning and scheduling, software and hardware requirements, preliminary, product description, conceptual model. Next chapter 4 होगा system design, जिसके अंदर basic modules, data design, schema design, data integrity and constraints, procedural design, logic diagrams, data structure, algorithms design, user interface design, security issues और test cases design। तो आप जब सेम 5 में करेंगे तो आपको ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका सेम 5 का डॉक्यूमेंटेशन रहेगा उसके अंदर ये 4 चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है। और इसमें एंड में रेफरेंसेस आएगा। उसके बाद जब आप सेम 6 में जाएंगे तो आपको ब्लैक बुक में ये सब चैप्टर्स डालना पड़ेगा, जो है 7 चैप्टर्स है विद रेफरेंसेस। नेक्स्ट चैप्टर 5 इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग, जिसके अंदर आता है अप्रोचेस, कोडिंग डिटेल्स एंड कोड एफिशिएंसी। टेस्टिंग अप्रोच, जिसके अंदर यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग्स और बीटा टेस्टिंग, मॉडिफिकेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स। उसके बाद टेस्ट केसेस, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, टेस्ट रिपोर्ट्स, यूजर डॉक्यूमेंटेशन और कंक्लूजन में आएगा कंक्लूजन। फिर लिमिटेशन ऑफ द सिस्टम, फ्यूचर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि आप फ्यूचर डेवलपमेंट क्या कर सकते इस प्रोजेक्ट में। रेफरेंसेस, ग्लॉसरी, अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी। ये पार्ट जो रहता है अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करना है तो आप कर सकते हैं। ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसको आप डिफाइन करना चाहते हो, कुछ उसके मीनिंग बताना चाहते हो। नेक्स्ट अब इसके एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, ठीक है, ये आप पढ़ लेना
ये वाला पार्ट जो है इसके, वैसे भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में जब ऐसे विजुअली हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल तो हमें अच्छे से समझेगा। मैं ज़रा इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप पॉज करके भी देख सकते हो, फिर अपने डॉक्यूमेंट को आप रेफर कर सकते हो। अगर मैं ये आपको अच्छे से पूरा समझाऊंगा तो ये वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा हम वो डॉक्यूमेंट देखेंगे एक एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसे रहना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन का एग्जांपल है जिसका टॉपिक है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन होगा। ऐप से याद आया कि हमारा भी एक एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और डॉक्यूमेंटेशन के कुछ कंटेंट्स स्पेशली स्टार्ट पेजेस कॉलेज में प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टाइटल पेज, प्रोजेक्ट प्रपोजल, सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन, एंड फ्रंट पेज जो गोल्डन एम्बोस के लिए यूज़ होगा ब्लैक बुक पे, और अपेंडिक्स ऑप्शनल होता है जो एंड में आता है। अपेंडिक्स वो आपके ऊपर है, आप ऑप्शनल रहेगा वो। मैं कुछ पार्ट को स्क्रॉल करूँगा, आप पॉज करके रिफ़र कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट पेज जो है टाइटल पेज, यहाँ पे फुल नेम, रोल नंबर एंड सेम 6 में आपको सीट नंबर मेंशन करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको सेम 5 में ही सीट नंबर मिल जाता है तो आप सीट नंबर मेंशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कॉलेज का इन्फॉर्मेशन आएगा। तो ये फर्स्ट पेज कॉलेज ही देने वाला है आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में। नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्रपोजल है। दिस अप्रूव्स कि आपका प्रोजेक्ट टॉपिक जो है वो वेरीफाई हो चुका है कॉलेज से, कॉलेज के कोऑर्डिनेटर ने वो अप्रूव कर दिया है। तो जब भी आप एक टॉपिक डिसाइड करते हैं तो प्लीज़ अपने गाइड या अपने HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करिए, उनसे ही अप्रूवल ले लेना, फिर ही उस प्रोजेक्ट में आप आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ये डिटेल्स को भर देना, जैसे कि नेम ऑफ द गाइड, फिर स्पेशली कोऑर्डिनेटर का नाम आएगा या फिर HOD का नाम आएगा, वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नाम आएगा या फिर कोऑर्डिनेटर का सब, या फिर कोर्स कोऑर्डिनेटर का नाम आएगा। जब ऑनलाइन था तब सिग्नेचर तो स्कैन करके डाल सकते थे इमेज फॉर्म में, बट अभी ऑफलाइन है तो आपको सिग्नेचर कैसे करना है आप कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का जो पार्ट है ये समराइज करता है जो भी प्रोजेक्ट के की पॉइंट्स है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या है।
क्यों आपने ये प्रोजेक्ट का टॉपिक चूज किया है, क्या बेनिफिट है, ये आप समराइज करने का है। तो एक बार हम लोग एक बार मैं ये रीड कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाए। This document is meant for relating all the procedures that were tracked while developing the attendance management system, and specially indicates the details of the project and by what means it was developed, the necessities, designs, as well as various functions of the projects and the procedures surveyed in achieving these purposes. For numerous years, physical attendance management has been accepted across most educational institutions to overcome the problems of physical attendance. This project is being developed by reducing the amount of drawbacks in the manual attendance. So first दो पैराग्राफ से हम समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट किसके लिए, कि फिजिकल अटेंडेंस को हम लोग रिप्लेस कर सके ये मेथड से। नेक्स्ट आप आगे पढ़ भी सकते पॉज करके। वैसे मैं ये रेफरल डॉक्यूमेंट टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसे रेफर कर सकें। और याद रखना, आप उसके कंटेंट कॉपी ना कीजिए तो अच्छा है, क्योंकि अभी हम लोग आगे समझेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन का जो प्लेगरिज्म चेक होता है वो कैसे चेक होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कॉलेज में, ठीक है। और हम लोग इस डॉक्यूमेंट का प्लेगरिज्म भी चेक। ओके, एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में आप उन्हें थैंक्स कीजिए या फिर उनको आप रिफ़र करेंगे, उनको आप मेंशन करेंगे जिन्होंने आपको हेल्प किया है या फिर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया आपके प्रोजेक्ट में। स्पेशली आपको अपने टीचर्स या फिर कोऑर्डिनेटर या फिर प्रिंसिपल का मेंशन करना है नाम, जैसे कि इस में मेंशन किया गया है। एक बार हम लोग ये पढ़ते हैं, सेकेंड पैराग्राफ रीड करेंगे। आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द सपोर्ट ऑफ फ्यू who served a helping hand physically, mentally, and intellectually in the development of this project. The past 2 years have been so helpful for this project as software-related planning needs and design implementation were being explained. Thank you subject teachers for letting me understand the need for dedication to any project. For most regards to my guide, I would thank our HOD name, यानी कि उनका नाम आएगा वहाँ पे, and principal name, यानी कि उनका नाम आएगा, who made available the facilities required for the project work, such as suitable timings, regular discussion. तो ये था, आगे भी आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया प्रोजेक्ट में, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, जिन्होंने गाइड किया, उनके बारे में आपको बताना है, उनको आपको थैंक यू करना है। एक टाइप से हमें एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि थैंक करना, याद करना कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। एंडिंग विद थैंक यू, नेम, जो नाम रहेगा आपका। नेक्स्ट आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर हम लोग देखें तो अभी हमारे घर में जो कबर्ड रहता है, एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखेंगे कि कबर्ड के अंदर जो भी कपड़े रहेंगे या जो क्लोथ्स रहेंगे या फिर जो गहने रहेंगे या फिर अदर यूजफुल थिंग जैसे कि बेल्ट वगैरह वगैरह, उसको हम अच्छे से अरेंज करते हैं। उनका एक पर्टिकुलर कोना रहता है कि कबर्ड में वो लोग अरेंज करके रखते हैं ताकि बाद में निकालने के बाद ईजी हो, हम कुछ चीज़ें भूलें ना। कबर्ड का ये यूज़ होता है। तो वैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स का भी यही यूज़ है कि आप हर एक की एलिमेंट्स को, की पॉइंट्स को मेंशन कर दें और जब उसको आप उसके थ्रू आप वहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल के तौर पे इंट्रोडक्शन के अंदर क्या पॉइंट्स रहेगा, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, बट आप इसके अंदर भी आप ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करोगे। बट टेबल ऑफ कंटेंट में आप क्या बताओगे कि ये पॉइंट है, आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा था कि इंट्रोडक्शन में आएगा बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, अचीवमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिपोर्ट। बाकी चैप्टर्स के भी हमने देखे थे उसमें, तो वही इधर टेबल ऑफ कंटेंट्स में दिया है। तो मैं यहाँ पे ये पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स रीड नहीं करूँगा। अब हम डायरेक्ट जाएंगे चैप्टर नंबर 1 की ओर। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स है।
जो भी आपने अगर टेबल्स यूज़ किया है तो उसको भी आपको मेंशन करना है। फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स को मेंशन करना है, कौन से फिगर्स है, डायग्राम्स है वगैरह वगैरह, कौन से भी फिगर्स है या फिर डायग्राम्स है। सो लेट्स गो टू चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में पैटर्न रहेगा वो इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा प्रोजेक्ट का। इसमें आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तो क्या है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम? एंड्रॉयड है या फिर iOS है? एंड्रॉयड एप्लीकेशन है कि iOS एप्लीकेशन है, ये मेंशन करेंगे आप। और भी बहुत कुछ बताएंगे। तो मैं अगर अब रीड करूंगा तो समझिएगा। Attendance management system is a software developed for the assessment of students in their continuous burst and presentation following the operation. It is facilitated to access the performance and information of attendance of a particular student in a particular month of study. The data is organized by the teachers, instructors and non-staff members as provided by the student for a specific day throughout a complete semester. This system will also enable the evaluation of student regular presence in various lectures. Next है background। इस प्रोजेक्ट से पहले क्या था? For example, यहाँ पे दिया है with upcoming needs and time managing requirements, everything during technology. We have a web application, Android and iOS based application that make our day-to-day life easy and utilize our time smartly. The world is growing fast. Help of programming techniques. So हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम उन पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आपके प्रोजेक्ट के बेस होंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइफ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जैसे अपने IT ली है तो एक अच्छा जॉब पाना ये आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा। वैसे ही AMS यानी कि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव होगा कि ऐसा एप्लीकेशन रेडी करना जो स्कैनिंग और पेपर अटेंडेंस सिस्टम को रिप्लेस कर सके, पेपर वर्क स्टोरेज रिड्यूस कर सके, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ाए और टाइम भी सेव करे। तो कुछ इन टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आपको सेट करने हैं। गोल और ऑब्जेक्टिव दो अलग टर्म्स है। अगर हिंदी में समझे तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य और गोल का मतलब होता है लक्ष्य, और दोनों भी इंडिपेंडेंट है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही है तो आपके टारगेट गोल को अचीव करना इजी होता। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पर्पस, कोर एंड एप्लीकेबिलिटी। पर्पस, इस प्रोजेक्ट का इंटेंशन क्या है, स्कोप यानी ये प्रोजेक्ट करना क्या चाहती है, और एप्लीकेबिलिटी मतलब कि इस प्रोजेक्ट का एप्लीकेशंस एडवांटेजेस क्या है। पर्पस होगा एफिशिएंट स्टूडेंट मैनेजमेंट एंड सो ऑन। स्कोप होगा कि ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो सिर्फ एंड्रॉयड फोन्स में वर्क करेगा और वो भी सही से वर्क होना चाहिए। बट इस प्रोजेक्ट का आइडिया वॉलेटाइल है कि आप इस आइडिया को यूज करके डिफरेंट ओएस के लिए कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन हो सकता है इंक्रीजेस एफिशिएंसी, प्रोटेक्ट्स नेचुरल रिसोर्सेज, लेसन्स वर्कलोड एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट्स। इस प्रोजेक्ट से स्टूडेंट को क्या मिला, यानी कि जो ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उसको क्या अचीव हुआ, और जो इस प्रोजेक्ट को यूज करेगा उसको क्या अचीव होगा। The achievement that were achieved from this project included various conceptual diagrams, models, explanations through charts and so on. So student ने इस प्रोजेक्ट के लिए Kotlin भी सीखा है तो वो भी मेंशन करे, एंड इस प्रोजेक्ट से कोई इंस्टीट्यूशन क्या अचीव करेगा यह भी मेंशन करिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिपोर्ट नेक्स्ट है, जिसके अंदर हम लोग हर चैप्टर और उनके टॉपिक्स का समरी देंगे। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा एक्सप्लेन किया तो ये 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, बट ये इतना एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। आप बेसिक अगर आप एक बार इसको रेफर करेंगे डॉक्यूमेंट को तो आपको आइडिया मिल। और
कुछ कंटेंट तो सिमिलर रहेगा। चैप्टर 2 है रिव्यू ऑफ टेक्नोलॉजीज। इसमें आप लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। 2.1 है टेक्नोलॉजीज अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट। एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड प्रिफर्ड सिस्टम में क्या डिफरेंस है ये एक्सप्लेन करेंगे। जैसे वीकनेस क्या है, नो सिंपैथी डिफिकल्टीज इन क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, मैनुअल कंट्रोल, लॉस ऑफ टाइम। नेक्स्ट है 2.2 सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज रिक्वायर्ड। इसमें आप जो सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज चूज किए हैं उसके बारे में ब्रीफ देंगे। जैसे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए हमने IDE एंड्रॉयड स्टूडियो चूज किया है, तो उसके बारे में बताएंगे। और लैंग्वेज जावा एंड कॉटलिन लिया है। अब आप में किसी को तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कैसे है कि एक लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ऐसा सब कोई बोलेगा, लेकिन आप दोनों को मर्ज करके यूज कर सकते हैं। कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आप दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें इस एप्लीकेशन में डाटाबेस का जो कोड है वो कॉटलिन में है और लॉगिन का कोड भी कॉटलिन में है। फिर बाकी जो एक्टिविटी फाइल्स है वो जावा में है। नेक्स्ट डाटाबेस है एसक्यूएलाइट। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जावा इजी पड़ता है क्योंकि कॉटलिन को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको जावा आएगा तो ही आप कॉटलिन अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर आप जावा में करते हैं प्रोजेक्ट, तो अगर आपको एक फाइल को कॉटलिन में करना है तो एंड्रॉयड स्टूडियो में ऑप्शन रहता है कन्वर्ट जावा टू कॉटलिन। आप उसको ट्राई करके वो जावा फाइल को कॉटलिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और छोटे मोटे एरर्स रहते हैं, सिंटैक्स एरर वगैरह, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद रन करिए। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम लोग सिमिलर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक विजुअल स्टूडियो, एक्लिप्स, IDE। फिर लैंग्वेजेस जैसे है C++, डार्ट, डाटाबेसेस जैसे RealMDB। और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, यानी कि इस टॉपिक पे बेस्ड कोई प्रोजेक्ट बना है क्या, माई क्लास अटेंडेंस एटसेट्रा, और भी है एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं। तो ये आपको मेंशन करना है। अगर आपका कोई यूनिक आइडिया है तो आपको उसके लिए एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन आप कुछ रेफरेंसेस के बारे में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 3 है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन। इसके अंदर हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिमिटेशंस, इश्यूज जो आप सॉल्व करेंगे विद पर्पस, स्कोप एंड जो आप सॉल्व करेंगे और पर्पस, स्कोप, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फिर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। कोई भी प्रोजेक्ट के लिए आपको यूजर रिक्वायरमेंट एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स आप प्रोजेक्ट रेडी करेंगे। जब आपका वाइवा होगा कॉलेज में सेम 6 में, तो वो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि व्हाट वर द रिक्वायरमेंट्स, पहले ये कि वो सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं एप्लीकेशन या फिर आपके प्रोजेक्ट से। तो ये आपको नोट करना है। तो यहाँ पे आपको सब रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना है, उसको एनालाइज करना है और फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मतलब कि वो एप्लीकेशन या फिर जो प्रोजेक्ट है वो करना क्या चाहिए और क्या क्या कर सकता है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मतलब कि ये सिस्टम में कैसे परफॉर्म करेगा। जब कोरोना का टाइम था तब सब ऑनलाइन हो गया था, सब ऑनलाइन लर्निंग चल रहा था सब कॉलेजेस में भी। तो ये आप मेंशन करें कहाँ पे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है, कहाँ पे इसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ पे इसका नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स यानी कि जिसके अंदर आ सकते हैं कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, यूजेबिलिटी, ये सब पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं। फिर आता है प्रिलिमिनरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब आपके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देंगे आप कि इसके पर्सपेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट के फंक्शंस क्या है, प्रोडक्ट यानी कि प्रोजेक्ट या फिर एप्लीकेशन, और इसके डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट कंस्ट्रेंट्स क्या है, कि कौन से डिवाइसेस पे वर्क करेगा, इसके लिए सॉफ्टवेयर कौन से वर्जन का यूज़ किया गया है, इसके लिए नेटवर्क कितना चाहिए आपको, फ़ोन मेमोरी चाहिए कि नहीं, एजम्पशन एंड डिपेंडेंसी,
क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या कंपल्सरीली चाहिए, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन चाहिए क्या, जो भी यूज़र रहेगा उसको कौन सा लैंग्वेज समझना चाहिए, कौन सा आना चाहिए, कॉलेज आईडी कार्ड का यूज़ है कि स्टूडेंट डाटा का यूज़ हो रहा है क्या, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। अभी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स में आएगा कि इसका प्रोसेसर कितना रहना चाहिए मिनिमम, मेमोरी कितना रहना चाहिए, अगर आप ये बना रहे प्रोडक्ट तो उसके लिए आपका प्रोसेसर कितना रहना चाहिए, मेमोरी कितना रहना चाहिए, मोस्टली 4GB या 8GB टाइप सिस्टम टाइप रहना चाहिए, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्प्ले भी मेंशन करे, ग्राफिक्स कितना रहना चाहिए। नेक्स्ट हार्ड डिस्क मिनिमम 60GB अवेलेबल फ्री डिस्क स्पेस। इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 4.1, 4.2 या उससे ज़्यादा। स्टोरेज बिटवीन 2GB एंड 8GB, ये फ़ोन स्टोरेज की बात हो रही है। मेमोरी एटलीस्ट 2 और 3GB रैम, फिर डिस्प्ले और इंटरनेट। द एप्लीकेशन इज डिजाइन टू वर्क ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। अगर आपका डाटाबेस फायरबेस है तो इसको ऑनलाइन मेंशन करिए, नहीं तो ऑफलाइन मेंशन करिए। यहाँ पे एक स्मॉल मिस्टेक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में क्या है कि फ्रंट एंड इसका कॉटलिन और जावा है, बैक एंड एसक्यूएलआइट डाटाबेस है, एंड्रॉइड स्टूडियो वर्जन 3 और एनी अदर स्टेबल रिलीज, टेस्टिंग टूल अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, एसडीके यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एंड्रॉइड जेली बीन 4.1 और अदर। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। प्लानिंग का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेप को डिज़ाइन करें, यानी कि अभी स्टार्ट कैसे करेंगे, आज स्टार्ट किया तो एंड कब होगा, और हम प्लान करने के बाद प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हम शेड्यूलर यूज़ करते हैं। शेड्यूलर यानी कि पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर डेट के हिसाब से आप उसको शेड्यूल करें। उसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ दीजिए प्लानिंग और शेड्यूल के बारे में। और यहाँ पे आपको गैन चार्ट यूज़ करके करना है शेड्यूल प्रोजेक्ट को। आप देख सकते हैं यहाँ पे टास्क नेम के अंदर प्रोजेक्ट टॉपिक डिसाइडिंग, ठीक है, फिर कलेक्टिंग डाटा, उसको कितने दिन लगे, ड्यूरेशंस, डेज, 3 स्टार्ट डेट कब है, फिनिश डेट कब है। नेक्स्ट प्रॉब्लम डेफिनेशन, सिस्टम डिज़ाइन, प्रॉब्लम इवैल्यूएशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन तक अपना हुआ है, सिस्टम डिज़ाइन भी अभी करेंगे। फिर प्रॉब्लम इवैल्यूएशन, डिफाइन फंक्शन एंड बिहेवियर, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये करना है, यहाँ तक होना चाहिए आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस तक SIM5 के लिए। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग, फिर आएगा यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड वैलिडेशन और सिस्टम टेस्टिंग। ये आपके SIM6 के पार्ट है। तो यहाँ पे आपको प्रेडिक्ट करके रखना है ये कब तक आपका पूरा हो सकता है। मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ कि आप कितने भी डेज, स्टार्ट डेट या फिनिश डेट मेंशन कीजिए, होगा तो प्रोजेक्ट आपका सबमिशन के कुछ दिन पहले ही। तो ये तो होना ही है क्योंकि इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी टू प्रोक्रास्टिनेट। ये रहा वो चार्ट, इसको हम एक्सेल को यूज़ करके बनाएंगे। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा जिस वीडियो को आप प्रीफर करके गैन चार्ट बना सकते हैं, नहीं तो मैं बेसिक्स वाले वीडियो में कवर करूँगा। डोंट वरी, पार्ट 3 का जो वीडियो आएगा वो बेसिक्स वाला वीडियो रहेगा। 3.6 है कंसेप्चुअल मॉडल्स। क्या मॉडल यूज करेंगे? प्रोबेबली एजाइल मॉडल इज द बेस्ट टू चूज किस मॉडल को आप यूज करके प्रोजेक्ट फॉलो कर रहे हैं। कंसेप्चुअल मॉडल्स के अंदर वर्क फ्लो मॉडलिंग, वर्क फोर्स मॉडलिंग, फिर UML डायग्राम्स, ऐसे प्रोसेस मॉडल्स को आप यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे UML डायग्राम्स जैसे कि ER डायग्राम दिखाया गया है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यूज किया है इस स्टूडेंट ने, सब्जेक्ट, टीचर, अटेंडेंस रिकॉर्ड, स्टूडेंट। यहाँ पे ये डाटाबेस के लिए ER डायग्राम थोड़ा अलग रहता है DBMS के लिए, बट ये जो डायग्राम है ये स्टार UML में किया है, तो थोड़ा वैरी होता है स्टार UML में करने पर। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था तो उसमें प्रैक्टिकल्स में ये सिखाया गया है स्टार UML को यूज़ करना, और वहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को इस तरह से ही सिखाया गया है। अब देख सकते प्राइमरी की ID को प्राइमरी की दिया है। उसके बाद आएगा यूजर फंक्शंस। जो यूजर है वो टीचर है, तो टीचर क्या क्या कर सकती है, लॉगिन, क्लास नेम को ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स, फिर मार्क अटेंडेंस, चेक डेली रिकॉर्ड्स, मंथली रिकॉर्ड्स, और फिर एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे।
साइन अप मॉडल रहेगा। फिर ऐड स्टूडेंट्स डाटा, स्टूडेंट का डाटा कैसे ऐड किया जाएगा। एडिट स्टूडेंट्स डाटा, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, डिलीट स्टूडेंट नेम, फिर डिलीटिंग डाटा फ्रॉम डाटाबेस एंड हियर। मार्क अटेंडेंस, उसके अंदर सिलेक्ट क्लास, स्टार्ट अटेंडेंस। ये पूरा डिज़ाइन रेडी किया है, एक प्लान रेडी किया है कि ऐसा ये एप्लीकेशन वर्क करेगा। डिज़ाइनिंग करते वक्त आपको सोच समझ के करना है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे डिफर हो सकता है। नेक्स्ट आएगा डाउनलोड मंथली रिकॉर्ड्स, देख सकते हैं। फिर आएगा चैप्टर 4, सेम 5 के लिए आपको चैप्टर 4 तक ही सबमिट करना रहेगा। और चैप्टर 4 है सिस्टम डिजाइन। क्या है आपका प्रोजेक्ट का या फिर एप्लीकेशन का डिजाइन, बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो यहाँ पे बेसिक मॉड्यूल्स में दिया है। लॉगिन मॉड्यूल, एप्लीकेशन को लॉगिन मॉड्यूल होगा, होम पेज मॉड्यूल रहेगा, अटेंडेंस मॉड्यूल रहेगा। ये मॉड्यूल्स अगर हम लोग एंड्रॉयड की भाषा तो इसको हम लोग एक्टिविटी भी बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर एक्टिविटी रहेगा। अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करें। हम लोग का एंड्रॉयड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन वीडियो भी है चैनल में, आप उसको देख सकते हैं और उसके बेसिक्स सीख लीजिए। वो प्लेलिस्ट हमने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स आ गए थे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होम पेज मॉड्यूल, अटेंडेंस मॉड्यूल, व्यू रिकॉर्ड मॉड्यूल्स, डाउनलोड मॉड्यूल्स, डिलीट रिकॉर्ड मॉड्यूल्स और डिलीट सेक्शन मॉड्यूल। नेक्स्ट है डाटा डिजाइन। डाटाबेस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितने टेबल्स, कितने रोज, कॉलम्स, वो मेंशन कीजिए। यहाँ पे 3 टेबल है डाटाबेस के, क्लास रिकॉर्ड टेबल, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल, अटेंडेंस रिकॉर्ड टेबल्स। ये टेबल आप डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जब एप्लीकेशन बनाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है डाटाबेस इंस्पेक्शन। तो वहाँ पे आप डाटाबेस को देख सकते हैं कि इस डाटाबेस में कितने वैल्यूज इनपुट हुए हैं। आपके कोडिंग के हिसाब से ही टेबल बनेगा। ओके, क्लास रिकॉर्ड टेबल, उसमें आप देख सकते हैं कि फील्ड में 2 है, क्लास नेम और सब्जेक्ट नेम। डाटा टाइप वेर अलाउड नल नो, की नहीं दिया है। स्टूडेंट डिटेल्स टेबल्स, रोल नंबर और स्टूडेंट नेम, इंट वेर। फिर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स में आएगा रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टेटस, डाटा। नेक्स्ट है प्रोसीजरल डिजाइन, कि आप किस प्रोसीजर को फॉलो करने वाले। तो लॉजिक डायग्राम के अंदर डाटा फ्लो डायग्राम है। ये एक फ्लो चार्ट के टाइप का रहता है डायग्राम, जिसके अंदर आप हर स्टेप को फॉलो करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ दिया गया है। तो ये एक डायग्राम आप देखिए जहाँ पे स्टार्ट होने पर वो डेली यूजर जो टीचर रहेगा, अगर वो टीचर है तो वो लॉगिन करेगा। अगर उसने लॉगिन नहीं किया है, डेली यूजर नहीं है, तो रजिस्टर करेगा। टीचर रजिस्टर करने पर वो डाटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। अगर वो वैलिड है तो वो आगे बढ़ेंगे होम पेज में, अगर नहीं है तो रॉन्ग इनपुट। होम पेज पर आने पर क्रिएट सेक्शन रहेगा जहाँ पे क्लास को क्रिएट करना है, इनपुट देना है, नेम, सब्जेक्ट नेम, क्लास नेम, उसको अपडेट करना है डाटाबेस में। फिर वो सेव करने पर वो अपडेट होगा डाटा। उसके बाद ऐड स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स में नाम ऐड करेंगे और कुछ अगर डिलीट करना है रिकॉर्ड तो वो डिलीट करेंगे। उसके बाद सेव, मार्क अटेंडेंस, फिर डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, प्रिंट कर सकते या फिर सेव एज पीडीएफ या फिर उसको सिर्फ व्यू मोड पे रख सकते। नेक्स्ट है यूज केस डायग्राम। यहाँ पे हम लोग यूजर रहेगा या फिर कोई सिस्टम रहता है, उनके बीच में कनेक्शन एक्सप्लेन करेंगे। यूज केस डायग्राम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करता है, फिर एक्सटर्नल व्यू और फैक्टर्स, इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर्ड टीचर है और एक टीचर है। तो टीचर क्या क्या कर सकता है और एक रजिस्टर्ड टीचर क्या क्या कर सकता है। नेक्स्ट है एल्गोरिथम डिजाइन। एल्गोरिथम, जब हम पहले प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो बेसिक स्टार्ट होता है फ्लो चार्ट से, फिर आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में हम लोग स्टेप डिफाइन करेंगे, स्टेप वाइज कैसे जाएंगे। जैसे कि इनपुट यूजर नेम पासवर्ड, ये लॉगिन एल्गोरिथम का है स्टेप 1, और स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 3
फिर स्टेप 4 ये मेंशन करेंगे, फिर मेन एल्गोरिथम में आएंगे, स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 वंस डन विद द लॉगिन यूजर विल बी नेविगेटेड। ये मेन एल्गोरिथम का पार्ट है। मेन एल्गोरिथम में आप लोग बताएंगे कि एप्लीकेशन में क्या क्या होने वाला है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट लास्ट में आता है एग्जिट एप्लीकेशन। फिर यूजर इंटरफेस कैसे रहेगा, यूआई कैसे रहेगा, यूआई डिजाइन कैसे रहेगा, ये भी आपको रेडी करना पड़ेगा। आप इसके लिए बेसिक पेंट यूज कर सकते हैं या फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे इस स्टूडेंट ने पेंट में एडिट किया है। रजिस्ट्रेशन स्क्रीन है फॉर लॉगिन। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, ये एप्लीकेशन की डिजाइन है। नेक्स्ट आता है 4.6 सिक्योरिटी इश्यूज। सिक्योरिटी इज अ वाइटल फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट। हाँ, ये याद रखना है आपको कि कोई भी प्रोजेक्ट के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हैकिंग के चांसेस रहते हैं या फिर डाटा लॉस के चांसेस रहते हैं, कुछ अनट्रस्टेड इनपुट्स रहेंगे या फिर इनसिक्योर डाटा स्टोरेज रहेगा, प्रिंटर इशू, ये सब सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट को ये सब टैकल करना चाहिए। टेस्ट केस डिज़ाइन, टेस्ट केस क्या, तो हर एक आप मॉड्यूल या फिर एक्टिविटी को टेस्ट कैसे करेंगे, क्या आपने टेस्ट किया है कि नहीं, या फिर वो जो यूज़र रहेगा वो यूज़र को एप्लीकेशन चलाना आता ही नहीं है तो वो कैसे यूज़ करेगा एप्लीकेशन को। ओके, चैप्टर 5, 6 और 7 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, पार्ट 2 वाले सेक्शन। चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 हम लोग पार्ट 2 वाले वीडियो में समझेंगे। जब आप सेम 5 में सबमिट करते डॉक्यूमेंटेशन तो आपको रेफरेंसेस एंड में डालना पड़ता है। वही रेफरेंसेस को आप सेम 6 में भी डालेंगे, यूज़ डालेंगे। पार्ट 2 वाले वीडियो को आप प्लीज़ देखें। अगर आप सेम 5 के लिए कर रहे हैं तो पार्ट 3 वाले वीडियो को भी देखिए। जो पार्ट 3 वाला वीडियो रहेगा वो बेसिक्स वाला वीडियो रहेगा। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन में वर्ड को हम लोग कैसे इजीली यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर होगा वीडियो। अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो प्लीज़ एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। आपके कोई भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्वेरीज रहेंगे, प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेरीज रहेगा तो टेलीग्राम ग्रुप आपकी सेवा में हाजिर है। थैंक यू।